60 प्लस वाले जितने भी हैं उनको भूलने की आदत ही हो गई है। चश्मा लगा हुआ है लेकिन चश्मा ढूंढ रहे हैं। दिस इज द डेकेड ऑफ सार्कोपीनिया और ऑस्टियोपीनिया। यूरिन को होल्ड कर पाना आफ्टर सर्टेन एज, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती हैं। सब लोग आसपास हैं लेकिन फिर भी मुझे अकेलापन लगता है कि कोई CT MRI लोनलीनेस को डायग्नोस नहीं करेगा। गिरने का खतरा, फियर ऑफ फॉल, मसल स्ट्रेंथनिंग में कितना काम कर रहे हैं। जिम में सिर्फ एज्ड पर्सन को जाना चाहिए। डिप्रेशन एंजाइटी में भी आपके ब्रेन के फंक्शंस कम हो जाते हैं, मेमोरी जो है वो कम हो जाती है। उनको कहना होता है चादर चाहिए तो वो कहते हैं कि पानी ला दो। सारा का सारा फोकस रिहैबिलिटेशन के ऊपर होना चाहिए। 40 प्लस वालों के लिए ही जिम होनी चाहिए, स्पेसिफिक जिम्स होनी चाहिए। हार्मोन रिप्लेसमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। लंबा तो जीना है लेकिन लंबा एक्टिव जीना है। गांव में या कहीं भी देखा होगा तो फीमेल्स हमेशा लंबा जीती हैं मेल्स के मुकाबले। प्रिवेंटिव हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी एक पीढ़ी हमसे पहले वाली वो बुजुर्गियत की ओर बढ़ती जाती है और उसके साथ शुरू होती हैं कई तरह की परेशानियाँ। कैटरैक्ट, अकेलापन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियाँ, भूलने की बीमारी, वैक्सीनेशन, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कई बीमारियां हैं जो धीरे धीरे उन्हें जकड़ने लग जाती है। वो चलते चलते बात करते करते भूल जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। ये तो है हमारी पीढ़ी की परेशानी, हमारे पेरेंट्स की परेशानी। लेकिन आने वाला समय और भी घातक होने जा रहा है क्योंकि अभी तो हम युवा हैं, फिर हम बुजुर्गियत की तरफ बढ़ेंगे। मतलब भारत एक समय में बुजुर्ग होने लगेगा। ऐसे ही उस समय किस तरह की परेशानियां होंगी और हमें अपने बुजुर्गों को कैसे बचाना है, इसके लिए हमारे साथ हैं आज हरजीत सिंह भट्टी जी, जो जेरियाट्रिक हैं और जो बुजुर्गों की चाल से उन्हें समझ जाते हैं कि इन्हें क्या परेशानी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मैंने अभी अभी कहा कि आप उनकी वॉक से और मुझे लगता है उनकी टॉक से भी समझ जाते हैं कि उनको क्या परेशानी हो रही है। और डॉक्टर का काम ही है शायद कि नब्ज देखे और चलते हुए पेशेंट को पहचान ले। जब कोई पेशेंट आ रहा होता है तो आप कैसे उनको पहचान पाते हैं कि अब ये आके क्या कहेंगे और इनके बच्चे किस तरह से परेशान होंगे? पहली बात तो उनके चलने के तरीके से ही बहुत स्लो चल रहे हैं, किसी तरफ को लड़खड़ा के चल रहे हैं, कोई सहारा लेके चल रहे हैं, या फिर अगर वो व्हील चेयर पे आए हैं। उसके बाद उनका ग्रीट कैसे कर रहे हैं, वो क्या बहुत हंस के ग्रीट कर रहे हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स अगर आसपास बैठे हैं तो क्या वो उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। और जब वो बात करना शुरू करते हैं तो उनकी बात में क्या एक खुशी है, कॉन्फिडेंस है, या फिर एक कंसर्न है, डर है। और उसके बाद फिर अगर वो अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को लेके वो कितना कंसर्न्ड है कि भाई अब हो सकता है कि उनका शुगर बहुत बड़ा हुआ है मान लीजिए, लेकिन शुगर उनका इतना कंसर्न नहीं है। वो डॉक्टर के लिए कंसर्न है लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना सा कंसर्न है कि उसका सुबह पेट साफ नहीं हुआ है, उसके लिए कॉन्स्टिपेशन एक कंसर्न है। तो ये सब चीज़ें हमें एक बार नोटिस करनी होती हैं और जब एक बार नोटिस करते हैं तो फिर उसके बाद एक ऑलरेडी एक माइंड में समझ में आ जाता है कि भाई अर्थराइटिस हो सकती है, फियर ऑफ फॉल हो सकता है, द पर्सन कैन बी चीयरफुल, पर्सन डिप्रेस्ड हो सकता है, फैमिली मेम्बर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए कंसर्न्ड है, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसका बढ़िया है इसीलिए सब लोग साथ में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके साथ साथ अगर मतलब मेमोरी का फंक्शन इनका कैसा है, याद रह रही हैं चीज़ें, और इनके अभी का कंसर्न क्या है। जब तक इनका आप इमीडिएट सिम्टम नहीं सुनोगे और जब तक आप उसको हल नहीं करोगे तो हमें पता है कि फिर वो तब तक डायबिटीज़ को सुधारने पे वो नहीं जाने वाले। तो इस तरह से हम लोग जब एक बार उनसे बात करते हैं, समझते हैं, तो उसी से हमें समझ में आ जाता है कि इनको अब क्या प्रॉब्लम है और इसको अब आगे कैसे प्रोसीड करना है। जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं वो महिलाएं हैं या पुरुष, एक सवाल। और दूसरा इसी में है कि वो किस तरह की परेशानियों के साथ सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? तो उसमें मोस्टली मेल्स आते थे। अब ये कल्चरल एस्पेक्ट है क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो लोकल एरिया में या अपने कहीं गांव में कहीं देहात में जब तक उनकी कोई एक्सट्रीम बीमारी नहीं हो रही वो वहीं पे अपना इलाज जो है करवाती रहती हैं। अनलेस अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है तो फैमिली उनको टर्शियरी केयर सेंटर में लेके आती है। एंड अगर हम कंसर्न्स की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम क्रॉनिक डिसीजेस,
डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, कोलेस्ट्रॉल का बिगड़ा होना, फैटी लीवर होना, जो कि कंसर्न्स हैं ही। उसके साथ साथ जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वो मेजर प्रॉब्लम्स में इनके साथ जैसे गिरने का खतरा, फियर ऑफ फॉल। अब हमारे पास, मैं तो अब क्योंकि मैंने बताया कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर सेंटर है, तो वेल टू डू फैमिली के लोग आते हैं, तो वो वेल टू डू फैमिली के लोगों ने अपना पूरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेक करा रखा होता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक जो कि 20-25 हज़ार रुपये का होता है, उन्होंने पूरा करा रखा होता है। और पूरा कराने के बाद वो दिखाते हैं कि जी देखिए डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्टें सारी ठीक हैं, डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारी रिपोर्टें ठीक हैं, अब लेकिन मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं ठीक लग रहा है? मेरे को चलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को लग रहा है कि मेरी मेमोरी अब धीरे धीरे फेड होती जा रही है, मैं जितना कॉन्फिडेंटली सारे काम कर लेता था मैं नहीं कर सकता, जितना कॉन्फिडेंटली मैं बाज़ार तक जाके कोई सामान लेके पैसे का लेन देन कर लेता था, मुझे लगता है कि अब मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद सब लोग आसपास हैं, लेकिन फिर भी मुझे अकेलापन लगता है, आई एम फीलिंग लोनली। ये जो इस तरह के जो कंसर्न्स हैं, अब इन कंसर्न्स का किसी ब्लड रिपोर्ट में आता नहीं है, किसी इमेजिंग में, कि कोई सीटी एमआरआई लोनलीनेस को डायग्नोस नहीं करेगा, कोई भी ब्लड रिपोर्ट जो है वो मेमोरी को कम तो नहीं बता सकती है। तो इस तरह के जब कंसर्न लेके दे कम टू जीरियाट्रिशियन, कि जीरियाट्रिक्स के पास जाएं ताकि ये हमें डायग्नोस करेंगे और डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगा। फीमेल्स के अंदर मोस्टली अपार्ट फ्रॉम यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, एक यूरिन को होल्ड कर पाना आफ्टर सर्टेन एज, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती हैं, तो उसके बाद यूरिन को होल्ड करना एक डिफ़िकल्ट होता है, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस काफ़ी कॉमन है, यूरिन के इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है। एंड इसके अलावा तो बोन्स का वीक हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया, जिसमें कि बोन वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें पूरी पोरोटिक बोन्स, बोन आर पार मतलब दिखने लगती हैं इस तरह की, तो बहुत वीक हो जाती है। तो इस तरह के कंसर्न्स फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस क्या सचमुच सबसे ज़्यादा होती है? और कहते हैं कि बोन्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और वो किस एज के बाद होना शुरू हो जाता है, और उसके बचाव के लिए वो महिलाएं क्या करें? मतलब प्रिवेंशन के साथ क्योर की बातें हमें करनी है, कि जो भी हमारी वो महिला जो देख रही हैं वो समझ सकें कि उन्हें अभी से क्या करना है कि 70 साल की जब वो हो जाए तो उन्हें इस तरह की परेशानियां ना हो। देखिए, वैसे तो अगर हम लोग बायोलॉजिकली देखें तो बायोलॉजिकली फीमेल्स आर बेटर प्लेस्ड देन मेल। बायोलॉजिकली अगर आपने देखा होगा, अगर आपने अपने गांव में या कहीं भी देखा होगा, तो फीमेल्स हमेशा लंबा जीती हैं मेल्स के मुकाबले। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फीमेल्स में, स्पेसिफिकली हार्ट रिलेटेड, जैसे हार्ट डिसीजेज हो गए या वो फीमेल्स में चांसेस कम रहते हैं, मेल्स में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली स्पेसिफिकली आफ्टर मीनोपॉज से पहले फीमेल्स को हमेशा से एक एक्स्ट्रा एज रहता है। मीनोपॉज होने के बाद क्योंकि उनकी बॉडी में पूरा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेसिफिकली जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि बोन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर मीनोपॉज। अब उसका डिक्लाइन होने की वजह से जिस तरह से बोन को हेल्दी रहना चाहिए, बोन उतना हेल्दी रह नहीं पाती, तो बोन अपने मिनरल्स को लूज़ करने लगती है। तो बोन मिनरल को लूज़ करती है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है कि उसके साथ साथ जैसे फीमेल ओवरवेट है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाने पीने का कुछ ध्यान नहीं है, क्रॉनिक डिसीजेस को मेंटेन नहीं किया है, तो वो बोन ज़्यादा लूज़ करेगी। क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी एंड नेचर दोनों का चीज़ है। एक तरफ नेचर है, नेचर का एक रूल है कि यूज़ इट और लूज़ इट, कि जो चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे नेचर आपसे छीन लेती है। बोन्स की स्ट्रेंथ भी वैसी है, अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं जिसमें कि बोन्स पे वेट पड़े, मतलब वेट बियरिंग एक्टिविटीज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो बोन्स को लगता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग होने का कोई मतलब नहीं है। नेचर को लगता है कि वीक भी होंगी तो चल जाएगा। एक तो वो नेचुरली लूज़ करने लगती हैं। तो अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, क्रॉनिक डिसीजेस कंट्रोल नहीं किए हैं, फिर तो वैसे ही बोन ने लूज़ करना है। उसके साथ साथ सुपर एडेड जो मीनोपॉज हो जाता है, तो मीनोपॉज होने में बिकॉज हार्मोनल चेंजेस हैं, वो सारी हार्मोनल चेंजेस अगेन फर्दर बोन लॉस करती हैं। अब जब हम इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे आएँ, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में तो ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, क्रॉनिक डिसीजेस को बेटर रखें,
और जैसे ही आप मीनोपॉज रीच करने वाले हैं तो जस्ट स्टार्ट गुड फिजिकल एक्टिविटी, वेट बियरिंग एक्टिविटीज़। जिम्स जो हम लोग कहते हैं, जिम जितने जिम में ये यंग यंग बच्चे जाते हैं, पर बीइंग अ जेरिएट्रिशियन मेरा मानना है कि जिम में सिर्फ एज्ड पर्सन को जाना चाहिए। 40 प्लस वालों को आप 40 प्लस वालों के लिए ही जिम होनी चाहिए, स्पेसिफिक जिम्स होनी चाहिए जिसमें कि 40 प्लस के बंदे को कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन रखना है, नॉट ओनली बोन्स, मसल्स को भी कैसे स्ट्रेंथन रखना है, बैलेंस को कैसे स्ट्रेंथन रखना है, इसके लिए जिम्स होनी चाहिए। लेकिन वैसी जिम्स नहीं है। हमने देखा है जिम जो है आजकल की डेट में सिर्फ एक कॉस्मेटिक रीजन्स के लिए रह गई है। वो थोड़ा बॉडी बॉडी बना लो अपनी, ताकि कपड़े पहने हुए अच्छे लगेंगे, और वो प्रोटीन खा के वो लोग करते रहते हैं, बल्कि बॉडी बस बनानी है। जबकि जिम का बेसिक पर्पस इज़ फॉर हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो आई थिंक अगर ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ मीनोपॉज, प्री मीनोपॉज, गुड फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कि वेट बियरिंग एक्टिविटीज, स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ फीमेल करे। अगर कोई क्रॉनिक डिसीज़ है उस टाइम तक जाते जाते, बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस फैक्टर्स, किसी भी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिरेंज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपोथायराइड के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। फीमेल्स में पीसीओएस भी हो सकता है। इन सब कंडीशंस में मेटाबॉलिक डिस्टॉर्शन होती है। आपने उस मेटाबॉलिक डिस्टॉर्शन को मेंटेन करना है। मेंटेन करना मतलब या तो से मेडिसिन से करिए, चाहे लाइफस्टाइल से करिए, लेकिन इट शुड बी अंडर कंट्रोल। उसके साथ अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो देन अगर आपको दिख रहा है कि भाई ऑस्टियोपीनिया है तो टेक सप्लीमेंट्स, कैल्शियम का, विटामिन डी का सप्लीमेंट, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। एंड सप्लीमेंट लेने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि बोन लॉस ज़्यादा हो रहा है, अपना डेक्सा स्कैन कराइए, बोन लॉस ज़्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो देन टेक इंजेक्शंस। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे इंजेक्शंस आ गए हैं। एक 6 मंथली लगता है, एक डेली लेना होता है, एंड अच्छी बोन ग्रोथ हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, केस टू केस बेसिस ऑन डिस्कशन हार्मोन रिप्लेसमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ एक एस्ट्रोजन हार्मोन की डिरेंज होने की वजह से ही आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट उसको अगर लेके हेल्थ मेंटेन हो जाए तो एचआरटी के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। सो फर्स्ट इज प्रिवेंशन, एंड इफ़ नॉट पॉसिबल देन हार्मोन रिप्लेसमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट, और द बोन फॉर्मिंग जो इंजेक्शंस होते हैं उनको लेना चाहिए। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही मेनोपॉज, विमेन की बात हम स्पेशली कर रहे हैं, कि जैसे ही मेनोपॉज शुरू होता है या होने वाला हो, तो महिलाओं को जो है एक्सरसाइज की तरफ और वेट वाली एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे उनकी मसल्स जो हैं वो बनी रहें। तो महिलाएं तो अक्सर कहेंगे कि भाई हम तो कपड़े भी धोते हैं जी, हम तो झाड़ू भी लगाते हैं, बर्तन भी मलते हैं, तो फिर हम इतने एक्सरसाइज, क्या हमें स्पेशली जिम जाना चाहिए? उसके लिए कोई एडवाइस है क्या आपके बिल्कुल पास? है। मतलब आप बेसिकली आपने देखना है कि आप मसल स्ट्रेंथनिंग में कितना काम कर रहे हैं। वैसे तो मीन्स मैंने तो डीप रूरल एरियाज़ में भी जाके देखा है, आजकल सब जगह वॉशिंग मशीन है। इतना कोई वो था, वो जो पहले जो कपड़े धोते थे पीट पीट के, वैसे तो अभी इतना नहीं हो रहा है बेसिकली। एंड उसके अलावा मेन चीज़ ये है कि जो, तो अगर हम उसको भी देख लें, अगर हम रूरल और अर्बन में इसे डिवाइड कर लें, रूरल एरिया में हो सकता है वो घर के सारे काम भी कर रही हैं फीमेल्स, अपना जो है कपड़े भी धो रही हैं, हो सकता है खेत में भी काम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग का वर्क है। तो ऐसा अगर कुछ स्ट्रेंथनिंग काम कर रही हैं तो उनका तो अगर आप कभी डेक्सा भी कराएंगे तो उनकी बोन हेल्थ अच्छी ही आएगी, उनको इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमारा मेन कंसर्न है वो मिडिल क्लास एंड वो अपर क्लास जो अब बिल्कुल काम छोड़ चुकी है, जो है बेसिकली जो स्ट्रेंथनिंग वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ चुकी है। और विद नाउ अब कह रहे हैं कि अब जो अगला डेकेड आने वाला है, दिस इज़ द डेकेड ऑफ सार्कोपीनिया और ऑस्टियोपीनिया। सार्कोपीनिया का मतलब होता है मसल का लॉस, ऑस्टियोपीनिया मतलब बोन का लॉस। क्योंकि अब जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, वो अब आजकल की डेट में आपको बाहर दुकान में एक चीज़ ले उठ के भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, घर पे आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह से धीरे धीरे जो है बहुत सारे जॉब्स, अब तो वर्क फ्रॉम होम भी रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे जॉब्स भी आपके जो ऐसे हो जाएंगे कि आप एक ही जगह पे बैठे उसको काम कर रहे हैं। तो वो कंसर्न एरिया है, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने लंबा, लॉन्जिविटी तो हो ही गई है, लंबा तो जीना है, लेकिन लंबा एक्टिव जीना है, मतलब हेल्दी का इंडिपेंडेंट जीना है।
ऐसा नहीं कि भाई आप बीमार होके पड़े हैं, दवाइयाँ लेते जा रहे हैं, फिज़िकली आप जो है डिपेंडेंट हैं, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी जो देखी जाती है बुज़ुर्गों में, जैसे ही वो 60 प्लस के होने लगते हैं, वैसे तो आजकल 40 वाले भी, हम लोग भी सभी, मैं बहुत बार देखती हूँ कि बात करते करते मैं चीज़ें भूल गई, लेकिन ये 60 प्लस वाले जितने भी हैं, वो उनको भूलने की आदत ही हो गई है। चश्मा लगा हुआ है लेकिन चश्मा ढूंढ रहे हैं, चाबी रख दी और चाबी पता चला सामने टेबल पे रखी है और वो पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। वैसा ही महिलाओं के साथ होता है, वो हमेशा इस डर में जी रही होती हैं, पता नहीं गैस बंद की है या नहीं की है, पता नहीं कुकर में कुछ चढ़ा तो नहीं रह गया, अच्छा वॉशिंग मशीन तो नहीं, मतलब अगर ऑफिस जाने की जल्दबाजी है या वो बाहर निकल गई हैं। ये क्या चीज़ है और इससे कैसे निपट सकते हैं? अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो है अ, हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में जीते हैं। आधा टाइम इमेजिनेशन मन में चल रही होती है और रियलिटी में काम कुछ और हो रहा होता है। अब क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग स्पाइनल लेवल पे भी बहुत सारे काम कर लेते हैं, एक बार कोई चीज़ सीख जाते हैं वो चीज़ चलती रहती है और उसके बाद हमारा दिमाग कहीं और लगा होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ पे अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं, हमारा अटेंशन एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। ये कोई मेमोरी लॉस नहीं है, ये सिर्फ फोकस, कंसंट्रेशन या मान लें कि अटेंशन का एक तरीके से कमी है कि हमने उस पर अटेंशन नहीं दिया, हमारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, काम कोई और कर रहे थे तो उस वजह से उसको नहीं कर पाए। दूसरा एक अभी जो एक और हमारे साथ जो एक चैलेंज है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वो ये है कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो गया आजकल, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन की अब तो ड्यूरेशन भी बहुत कम रह गई है। रील्स हैं, सेकंड्स में चल रही हैं, कोई फेसबुक आपने ओपन किया उसमें कुछ न्यूज़ फ्लैश हो गई है, कुछ परिवार वाले ने कह दिया है, तो एक तरीके से हमारा ब्रेन अब समझ ही नहीं पा रहा कि किसको तो मैं मेमोरी बनाऊं और किसको नहीं बनाऊं। प्रोसेसिंग का जो है पूरा का पूरा एक डिले हो रहा है, क्योंकि मैं एक जहाँ तो सारी इन्फॉर्मेशन को वो मेमोरी बनाए जिसका कोई मतलब नहीं है। भाई अब मैंने कोई रील देखी है कहीं पे और उसका अगर उसको मेमोरी बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उस रील में किसी ने कोई बहुत अच्छी बात भी की हो जो मुझे याद रखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वो भी मिस कर दी है। तो इसमें जो 40s के आसपास के जो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं अपनी मेमोरी को लेके, उनके अंदर मेनली अटेंशन की प्रॉब्लम है। और उस अटेंशन का सबसे बढ़िया समाधान ये होता है कि भाई आप अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो इमेजिनेशन है, उसको बिल्कुल साइड पे रख के आप जो उस मोमेंट में जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा डीपली इन्वॉल्व हो जाएं। आप बिल्कुल कोई चीज़ इधर उधर की मत सोचिए, चाहे वो बहुत अच्छी चीज़ आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन में, उसको छोड़ दीजिए। यू जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग। एक बार आप उसको करना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें दूसरा एस्पेक्ट है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि क्या ये नॉर्मल अटेंशन की ही प्रॉब्लम है या ये कोई एबनॉर्मलिटी ब्रेन में चल रही है, न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो रही है एंड यू आर गोइंग इनटू डिमेंशिया। अब ये भी एक कंसर्न है। इसमें पहली चीज़ तो ये होती है कि भाई अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डिमेंशिया की, आपके परिवार में किसी की भी याददाश्त गई है लाइफ कभी आपके परिवार में, तो इसका मतलब आप रिस्क पे हैं, बिकॉज 30-40% हमारे पास जो डिमेंशिया के पेशेंट आते हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। तो जेनेटिक्स प्लेज अ मेजर रोल, एक मेजर रोल जेनेटिक्स और प्ले ये करता किस है। एज ग्रुप में शुरू हो जाता है? 40 से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पहले भी हो सकता है बट 40 ऑनवर्ड्स इट स्टार्ट्स। तो जेनेटिक एक मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका जैसे आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या इस तरह का कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, तो उसके बाद माइक्रो इन्फार्क्ट्स, ब्रेन के अंदर छोटे छोटे इन्फार्क्ट्स होने शुरू हो जाते हैं जिसको वेस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। अब वो वेस्कुलर डिमेंशिया कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट लाइक दिस इनिशियली, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है मिड लाइफ क्राइसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी। डिप्रेशन एंजाइटी में भी आपके ब्रेन के फंक्शंस कम हो जाते हैं, मेमोरी जो है वो कम हो जाती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपके क्रॉनिक डिसीजेस कंट्रोल नहीं है, और जहाँ फिर आपको पता है कि मैं एंजाइटी, डिप्रेशन इस तरह का कोई इलाज चल रहा है, तो फिर इसका इवैल्यूएशन कराना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं और खासकर ब्रेन स्ट्रोक जो एल्डर एज में हो रहा है,
70s 80s की एज में, उनके वर्ड्स खो जाते हैं, प्लस वो शब्द नहीं बोल पाते जो एग्जैक्टली वो उन्हें पता है कि उन्हें क्या बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। उनको कहना होता है कि लाना है तो कहते हैं काट दो, उनको कहना होता है चादर चाहिए तो वो कहते हैं कि पानी ला दो। इस तरह की क्या परेशानी कभी ठीक हो पाती है? इसमें सारा का सारा फोकस रिहैबिलिटेशन के ऊपर होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि अब जो तो स्ट्रोक हो गया, जो ब्रेन का हिस्सा चला गया, अगर किसी को बोलने में दिक्कत आ रही है, अगर किसी को वर्ड फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब वो जो ब्रेन का हिस्सा है जो हमारे ब्रेन में शब्द बनाता है, जो हमारे ब्रेन में हमें बोलचाल सिखाता है, वो हिस्से की डैमेज हुई है। तो जब उस हिस्से की डैमेज हुई है तो इसका मतलब अब उस हिस्से को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, और जो आसपास का ब्रेन का हिस्सा है उसको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो उसका रोल ले जो हिस्सा डैमेज हो गया। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हमें बहुत स्ट्रांगली रिहैबिलिटेट करना पड़ता है। कोग्निटिव रिहैबिलिटेशन देनी पड़ती हैं, स्पीच थेरेपीज़ देनी पड़ती हैं, फिजियोथेरेपीज़ देनी पड़ती हैं। पर हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हम लोग ज़्यादातर चीज़ों को जो है डेड एंड मान लेते हैं, और जहाँ फिर उससे कम्प्लीटली पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी परेशानी अभी यही है कि अगर किसी को स्ट्रोक आ गया, अब जहाँ तो वो चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रोक से बाहर आ जाए, और जहाँ फिर कुछ नहीं करना है, वो मिडल पाथ लेने को रेडी नहीं रहते। अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि जो तो डैमेज हो गया अब वो तो हो गया, लेकिन अब इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेटर किया जाए, इनकी इंडिपेंडेंस को कितना हम मेंटेन कर सकते हैं, और इन्होंने जो अपने जो भी इन्होंने अपनी फीचर्स को खो दिया है उसको कैसे ये रिगेन करें, अगर उसके ऊपर रिहैबिलिटेटिव काम किया जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा? 5 पॉइंट्स में बताइएगा उसके कि क्या? लिए सबसे पहले तो आपने अगर स्ट्रोक हुआ है, इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है, तो उसकी मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि और आगे ना हो, बिकॉज एक बार स्ट्रोक हुआ है तो बार बार होने के चांसेस रहते हैं। क्रॉनिक डिसीजेज जो भी हैं उसको मैनेज करें। कोग्निटिव जो थेरेपीज़ हैं, कोग्निटिव थेरेपीज़ में मतलब आप उनको गेम्स में इन्वॉल्व कीजिए। हम कितना ज़्यादा फोकस करते हैं कई बार इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग। आपने बहुत सारी ऐसी गेम्स, आप कभी बच्चों की गेम्स लेने जाएं, उसमें लिखा होता है गेम्स फ्रॉम 3 ईयर्स टू 99 ईयर्स, बच्चों की गेम पे लिखा होता है, लेकिन वो जो 99 पे फोकस कर रहे हैं उस पर हम कभी फोकस नहीं करते हैं। लेकिन अगर इंटरजनरेशनल आप अब बच्चे को बोलो कि जो गेम आप खेल रहे हो, जो भी आप साथ में उनको भी इन्वॉल्व कीजिए। वो उसमें एक बार इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ माइंड जो है काम करेगा और फंक्शन करना शुरू करेगा। फिर वर्ड फॉर्मेशन के हैं, अब जैसे स्क्रैम्बल्स करके आता है, पूरा बीच में कुछ शब्द लिखा हुआ है एंड उसमें शब्द ऐसे लिख दीजिए फैमिली मेम्बर से मिले हुए या कुछ, जिसमें से कि वो फाइंड आउट करें। तो उनकी बेसिकली रिहैबिलिटेशन है। ये वो रिहैबिलिटेशन है जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू होगी, फिर बढ़ते बढ़ते जो है एक बार अगर अच्छे लेवल पे हो जाएगा तो उसके बाद आगे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। एंड उसके अलावा फिर अगर स्पीच थेरेपी, अगर बोलने की दिक्कत है तो स्पीच थेरेपी दिलाना, बिकॉज ज़ुबान का लड़खड़ाना सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है। एंड उसके अलावा पैरालिसिस है। अब जैसे अगर बाय चांस आर्म की पैरालिसिस है, लेग की पैरालिसिस है, और उसकी अगर प्रॉपर फिजियो नहीं हुई तो उनके कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं वो फर्दर उनको उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर करते हैं। तो इसीलिए अगर वो उसकी फिजियो प्रॉपर कराएं, स्पीच थेरेपी कराएं, कोग्निटिव रिहैबिलिटेटिव थेरेपी कराएं, मेडिसिन्स प्रॉपरली दें, तो रिजल्ट्स कैन बी वेरी वेरी गुड। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बोला कि आने वाला समय बुजुर्ग, भारत जो अभी जवान है जिसका मैंने जिक्र भी किया, और आने वाले समय में जो हमारे से 10 साल बाद इंडिया बुजुर्गियत की तरफ बढ़ेगा। मेरा एक सवाल है कि ये 100 साल आपने बोला था कि एज जो है हमारी आने वाली जनरेशन की 100 ईयर्स होने जा रही है, अभी भी 70-80 की हो चुकी है, लेकिन वो पुराने लोग थे जो अच्छा खा के आए, गांव के लोग शुद्ध खाना खा के आए। अब जो नई वाली जनरेशन आने जा रही है वो तो पिज़्ज़ा, बर्गर और जितने भी जंक फूड हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके साथ आने जा रही है। क्या वो इतने हेल्दी रहेंगे? ये मेरा बीच में इसलिए सवाल है क्योंकि हम दूसरी तरफ भी जाएंगे अभी।
इसमें एक और भी चीज़ सिनेरियो ऐड होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ जीरियाट्रिक मेडिसिन के जीरियाट्रिक मेडिसिन की इम्पोर्टेंस कैसे है। उस समय तक आप लोग मतलब आज से 10 साल बाद मतलब आप लोग पुरोधा कहे जाएंगे मतलब कि है ना। जी नहीं, उसमें यही चीज़ है क्योंकि पहले क्या था कि पहले सारा का सारा फोकस जैसे आपने देखा होगा पीडियाट्रिक्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर था, मदर्स के ऊपर था, बिकॉज मैटरनल मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एक बहुत बड़ी हेडेक थी, बहुत प्रॉब्लम थी। एंड जब देश आज़ाद हुआ तो 32 इयर्स की हमारी सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडियंस की थी, तो बहुत ही कम थी। उसके बाद फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन आया, बच्चों को इंजेक्शन्स लगने शुरू हुए, वैक्सीन्स मिलनी शुरू हुई, मैटरनल केयर बेटर हुआ। तो इस तरह से करते करते हमने उस फेज़ को पास किया। तो मिडल एज आ गई। अब मिडल एज आई तो क्रॉनिक डिसीज़ ने घेर लिया, हार्ट अटैक से बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी, डायबिटीज़ से डेथ होने लगी, किडनी फेलियर्स होने लगे। लेकिन मेडिकल इन्फेक्शंस होते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मेडिकल साइंस ने उसको भी किसी तरीके से मैनेज किया। मैनेज कर करके आज की डेट में हम लोगों ने आज की डेट में 70 के आसपास इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और 100 कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो 100 तक पहुंच चुके हैं। जापान में ऑलमोस्ट 100 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। एंड यूएस जैसे जो बड़े देश हैं उनमें भी 80-90 के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी जा चुके हैं। हाँ जी। तो अब इसमें ये है कि अब हमने लॉन्जिविटी तो ले ली है, एज तो बढ़ा ली है। और इफ इनफैक्ट अभी जो न्यू रिसर्च है वो तो ये कह रही है कि 2020 के बाद जितने भी बच्चे अब होंगे, पैदा होंगे, उनमें से ऑलमोस्ट 50% जो है वो 100 ईयर्स पार करेंगे एज में। तो वो लोग तो करेंगे। मेडिकल साइंस ने भी बहुत अच्छी तरक्की कर ली है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज की डेट में आप किसी बीमारी से अगर डेथ होती है तो उसके पीछे आपकी ही गलती होगी, लेकिन साइंस की गलती नहीं होती है। अगर आप सही में प्रिवेंटिव हेल्थ चेक करा रहे हैं, आप अपना ध्यान रख रहे हैं और खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, और जहाँ पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो चांसेस बहुत कम है कि आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो। तो उसने पूरा ध्यान रखा हुआ है। लेकिन अब ये एक हमेशा से डिस्कशन रहता है, वो हर जो पुरानी जनरेशन होती है उसको यही लगता है कि बच्चे कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे हैं। तो आज भी अगर हम देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि भाई ये पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाली जनरेशन जो है ये कैसे अपने आप को हेल्दी रखेगी। लेकिन अगर आप पुरानी जनरेशन को देखें तो वो कितना घी खाते थे, वो लोग हर चीज़ में घी। वो बाबा लोग तो पूरा पूरा एक गिलास भर भर के घी पी जाते थे। पर उस हिसाब से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी थी, लेकिन उनका वैसे था कार्ब्स बहुत ज़्यादा थे, रोटी के ऊपर, चावल के ऊपर देयर इज़ सो मच फोकस, उनको चीज़ों को बहुत कंज्यूम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेंटेन करते थे। तो आई थिंक ये जनरेशन भी उसी हिसाब से मेंटेन करेगी। और जिस तरह से अब हर चीज़ की मेडिसिन आ गई है, न्यूट्रिशन खाने से मिल जाना चाहिए, आजकल हर न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट आ गए हैं। और सप्लीमेंट आप चाहे जितना मर्जी मना करते रहें, लोग खा ही जा रहे हैं, तो सप्लीमेंट लेते जा रहे हैं। प्रोटीन्स के भी सप्लीमेंट आ गए, उसको भी सप्लीमेंट लेते जा रहे हैं। तो सप्लीमेंट्स के साथ, मेडिसिन के साथ, मेडिकल साइंस के साथ वो लोग मेंटेन करने वाले हैं लॉन्जिविटी मेंटेन करना डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे रोल आता है जीरियाट्रिक मेडिसिन का, कि जीरियाट्रिक मेडिसिन का बेसिकली पर्पस क्या है। क्योंकि अगर हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर ही मैनेज करना, ये तो मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन पर्सन भी मैनेज कर सकता है। लेकिन जीरियाट्रिक्स का मतलब इज़ एक्चुअली बियॉन्ड मेडिसिन। उसको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पार्ट नहीं देखना पर्सन का, जीरियाट्रिशियन को। उसको फिजिकल पार्ट तो मेडिसिन वाला भी देख सकता है, उसको उसका सोशल एस्पेक्ट भी देखना है कि सोसाइटी में कहीं एल्डर एब्यूज़ तो नहीं है। एल्डर एब्यूज़ का भी कंसर्न जीरियाट्रिशियन को सॉल्व करना है। फिर कहीं आइसोलेशन में तो फील नहीं कर रहे, लोनलीनेस तो फीलिंग नहीं है, जहाँ सोसाइटी में वो कैसे प्लेस्ड है, उनकी कम्युनिटीज़ कैसी बनी हुई हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एल्डर्स का, उसको जीरियाट्रिशियन देखता है। फिर उसके अलावा उनका रिहैबिलिटेटिव पार्ट है, रिहैबिलिटेटिव या कह लें पैलिएटिव। अब कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो गया, जहाँ मान लीजिए एक्सट्रीम कंडीशन में कैंसर हो गया, कैंसर होने के बाद अब कैंसर का कोई इलाज नहीं बचा है, स्टेज 4 है, लेकिन अब उनके लिए अब उनको क्या करना चाहिए।
अब उनके लिए हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि भाई इनको सिम्टम कोई ना रहे, एटलीस्ट पेन हो रहा है तो पेन को कंट्रोल कीजिए, वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग को कंट्रोल कीजिए, भूख नहीं लग रही तो उसके लिए कुछ कीजिए, सर में दर्द है तो उसके लिए कुछ कीजिए। किसी तरह से इवन इफ दे आर गोइंग टू डाई, बट एटलीस्ट दे शुड हैव अ पीसफुल डेथ। तो उसको असिस्ट करना वो भी जीरियाट्रिशियन का काम है। सो एंड ऑफ लाइफ केयर देना वो भी जीरियाट्रिशियन का काम है। तो जीरियाट्रिशियन को, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पे मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, और इसीलिए मैं तो मानता हूँ कि मैं तो 60 भी नहीं, मैं तो 50 ऑनवर्ड्स ही बोलना शुरू हो गया हूँ कि प्रिवेंटिव हेल्थ, मैं उसी पे आने वाली थी कि बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटिव हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि 50 साल की उम्र से जब आपको पता चल गया कि 50 साल, अब मैं 50 ईयर्स का मैं हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब आप अपना जो है प्रिवेंटिव फोकस पे आ जाओ, अपना असेसमेंट कराइए, मेमोरी का, मसल्स का, अपने गेट एंड बैलेंस का, कि कहीं गिरने का खतरा तो नहीं है, मसल तो वीक नहीं हो रही, मेमोरी वीक तो नहीं हो रही है, एंड उसके साथ साथ मूड कैसा है, कहीं डिप्रेशन तो डेवलप नहीं हो रहा एज रिलेटेड, उसको देखना, एंड फॉल का रिस्क तो नहीं है उसको असेस करना, एंड फ्रेल्टी तो डेवलप नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि फ्रेल्टी क्या होती है। फ्रेल्टी का मतलब बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे आप ऊपर से तो ठीक दिख रहे हैं लेकिन अंदर से आपके इंटरनल जो रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, आपकी बॉडी की पावर कम हो गई है, और आप वनरेबल हो गए हैं किसी इन्फेक्शन के लिए, किसी बीमारी के लिए आप वनरेबल हो गए। तो उसका भी असेसमेंट होता है जो जीरियाट्रिशियन करता है, तो जो आपको बता देगा कि जी आप अब जाके वनरेबल हो गए हैं किसी इन्फेक्शन के लिए, तो इसीलिए आप वैक्सीन लेके रखिए, नहीं तो आप पता चला अच्छी खासी लाइफ चल रही है और एक छोटा सा इन्फ्लुएंजा हुआ और वो सीवियर हो गया एंड आपके लिए और ज़्यादा बहुत सारे खतरनाक है। लोगों को होता है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात की, तो वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी हो जाता है? क्या बच्चों की तरह वो भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि खांसी हुई हल्की सी, कफ आया और पता चला वो तो सीवियर हो चुका है। और बहुत सारे खांसी की आवाज़ में बुज़ुर्गों को में एक खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है, तो क्या वो खतरनाक है? हमारे दर्शकों को क्या ये जानना चाहिए कि भई अगर उनके घर में इस तरह की कोई आवाज़ बुज़ुर्ग के अंदर है तो वो क्या ट्रीटमेंट कराएं या डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, ये खतरनाक होने जा रहा है? वैक्सीनेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन को इग्नोर करना आज की डेट में तो मैं मानूंगा सबसे डेंजरस है, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं जिनको बीपीडीज कहते हैं। इन्फ्लुएंजा हो गया, निमोनिया हो गया, इवन ये हर्पीस जॉस्टर के जो पेन होती है, पेनफुल, बहुत पेनफुल और सीवियर इन्फेक्शन भी होता है, उसका हो गया। उसके अलावा ये टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस हो गया है, इवन टाइफाइड, हेपाटाइटिस, ये सब वो इन्फेक्शंस हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं। अगर इसकी वैक्सीन ले लेते हैं तो उसके बाद पहली चीज़ तो इन्फेक्शन सीवियर नहीं होगा, होगा भी तो माइल्डर फॉर्म में होगा, जहाँ तो होगा नहीं, होगा तो माइल्डर फॉर्म में होगा। और अगर माइल्डर फॉर्म में होगा तो आपको इसने कैसे बचा लिया कि इसने आपका हॉस्पिटलाइजेशन का एक तो रिस्क बचा लिया, दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी बचा लिया, तीसरा उसमें आपको रिकवरी में हेल्प हो जाती है। नहीं तो एल्डर पर्सन में अगर बाई चांस इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन होने के बाद भले ही इन्फेक्शन चला गया लेकिन वो दोबारा उस पोजीशन में आए जिसमें वो पहले थे। नहीं तो कितने सारे एल्डर्स होते हैं जो कहते हैं कि पहले तो मैं उठ के अपना काम सारा कर लेता था, बस ये एक इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद से चारपाई पे हूँ। अब भले ही उसको इन्फेक्शन नहीं है बट उसकी जो रिकवरी है वो उस हिसाब से नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फेक्शन हो गया ये बहुत सीवियर फॉर्म में हो गया। उसको प्रिवेंट किया जा सकता है जस्ट एक वैक्सीन लेके, और आजकल तो इतना इजी है। निमोनिया की वैक्सीन वंस इन अ लाइफ टाइम लेनी है, एक बार इंजेक्शन लेना है, दोबारा ज़रूरत नहीं तो है। किस एज में लगवा देनी चाहिए? आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज एक एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया है, एपीआई कहते हैं, उन्होंने एक कंसेंसस गाइडलाइंस बनाई है। कंसेंसस गाइडलाइंस मीन्स उसमें उन्होंने सारी बड़ी बड़ी एसोसिएशंस को कंबाइन करके उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, और उनका, उन सारी एसोसिएशन का, सारी डॉक्टर्स की एसोसिएशन का मिलके ये कहना है कि आप 50 ईयर्स के बाद से इसको, वैक्सीन को ले लेना चाहिए। तो निमोनिया की वंस इन लाइफ टाइम है, शिंगल्स जो हर्पीस जॉस्टर वाली है वंस इन लाइफ टाइम है, सिर्फ इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है जो हर साल लेनी पड़ती है। और उसके अलावा आपकी जो टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस 10 साल में एक बार लगनी है, हेपाटाइटिस बी की 10 साल में एक बार लगनी है,
टाइफाइड वाली भी आपने अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी है, नहीं तो उसको तो अगर नहीं ज़रूरत तो मत मतलब आप लगाइए। कह रहे हैं कि अगर आपकी एज 10-50 साल हो गई है, हाँ। उसके बाद आप हर एक बार डॉक्टर से जेरियाट्रिक के डिपार्टमेंट में जाएं और उसके हिसाब से अपना असेसमेंट कराएं यस, और उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट इस तरह के कम से कम वैक्सीन्स लगवा के रखें वैक्सीन लगवा के कि रखें। आपको वो जो खड़खड़ाहट वाली निमोनिया वाली खांसी है या फेफड़ों में पानी भर जाता है या एक आपने एक बताई जिसमें ईचिंग होती है, वो एक कोई एक हर्पीस जोस्टर, हर्पीस उसको कहते हैं शायद, तो वो वाली बीमारियां उससे बचा जा सकता उससे है। बचा जा सकता और है। इस ये हर्पीस अगर किसी को है वो कैसे पता चलेगा ये? वो मतलब उसके दाने दाने हो जाते हैं। दाने किसी एक डर्माटोम में होता है। डर्माटोम मतलब मोस्टली ऐसे छाती में, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहे हैं। किसी को थाइस पे भी हो सकता है, कमर पे भी हो सकता है, फेस पे भी हो सकता है, होने को कहीं भी हो सकता है। एंड मेन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो थोड़ा सीवियर इन्फेक्शन होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ पेन है, बहुत पेनफुल है वो, बहुत पेनफुल। और वो इतना पेनफुल है कि भाई आपकी ऑलमोस्ट पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो डिस्टॉर्ट कर देगा। मतलब आपका सोना, उठना, बैठना, खाना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड फिर उसकी पेन को सप्रेस करने के लिए जो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं वो इतनी हाई डोज में देनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उतना अच्छा रिलीफ नहीं मिलता है। और फिर वो हाई डोज ऑफ जो मेडिसिन लेनी पड़ेगी उसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग है। तो इसलिए बेटर होता है कि उसको प्रिवेंटिव तो जाना ही चाहिए। इसीलिए मैं तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता हूँ, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली अभी भी उस तरह से अवेयरनेस नहीं आई है लोगों को। वरना मेरा तो इतना एम्फेसाइज़ है कि जो भी 50 साल से ऊपर का पर्सन है वो एक बार जीरियाट्रिशियन के पास आ जाए। वो ये नहीं माने कि मैं कोई ओल्ड एज के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कोई एल्डर, मैं कोई बुज़ुर्ग हो गया हूँ। ये बात बुज़ुर्ग होने की है ही नहीं। ये बात अपनी ओल्ड एज की तैयारी करने की है, ताकि आपके पास आप कभी बुज़ुर्ग हो ही ना। ये बेसिकली आपने इसलिए आना है। आप उसके पास एक बार जीरियाट्रिशियन के पास पहुंचिए और पहुंच के अपना जीरियाट्रिक असेसमेंट कराइए। जो भी उसको जीरियाट्रिशियन को आपके अंदर डेफिसिट लगेगा, वो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही बताएगा, कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं करेगा। आपको बता देगा जी कि मुझे आपके गेट में प्रॉब्लम लग रही है, मुझे आपकी मसल्स में प्रॉब्लम लग रही है, मेमोरी में प्रॉब्लम लग रही है, आपके अंदर फॉल का रिस्क है, आपके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, तो आप ये चेंजेस अपनी लाइफ में कर लीजिए और आप बेटर हो जाएंगे। तो आप सोचिए, अगर कोई भविष्य बता रहा है आपका बैठ के, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो मैं अपने दर्शकों से एक बार कह दूं कि भाई अगर आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं और नहीं भी बढ़ रहे हैं, आप बताना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है जहाँ पे आपको 50 साल की एज के बाद ही आपकी ट्रीटमेंट, आपके आने वाली बीमारियों, आपको क्या परेशानी हो सकती है उसका असेसमेंट करके उसकी बातें बताई जा सकती हैं। अच्छा, एक बार चीज़ें बार बार आप बोल रहे हैं फॉल का डर, ये फॉल का डर क्या है? फॉल का डर ये होता है कि जैसे बेड से उठे, कहीं जाने लगे, तो एकदम से लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर जहाँ तो आना जाना पर्सन अवॉइड करता है, जहाँ कोई सपोर्ट लेके चलना चाहता है, जहाँ किसी के साथ चलना चाहता है, और एक डिपेंडेंसी आ जाती है, डर आ जाता है, डिपेंडेंसी आ जाती है। तो उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है कि वाई देर इज़ अ फियर ऑफ फॉल। उसका फियर ऑफ फॉल का रीज़न कुछ बायोलॉजिकल भी हो सकता है, कोई क्रॉनिक डिसीज़ का डिस्टॉर्शन भी हो सकता है, और उसके अलावा मसल्स की वीकनेस या फिर न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, जैसे नर्व्स की वीकनेस। अब डायबिटिक पर्सनस में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनकी नर्व्स की डैमेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह का कुछ भी जो हमें प्रॉब्लम नज़र आती है, फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करके उसको मैनेज कुछ किया जाता ऐसी है। 5 चीज़ें हैं जिसको कि वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके इस फॉल के डर को ख़त्म कर सके, कोई ऐसी? पहली इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि भाई आप अपने घर पे पहले तो बैलेंस को कैसे चेक करें। अब उसके लिए आप पहले तो असिस्टेंस ले लें, कोई कुर्सी के पीछे खड़े हो जाएं, कुर्सी को पकड़ लें और एक टांग पे खड़े होके देखें कि कितनी देर तक कितनी खड़े हो देर सकते खड़े हो पा रहे हैं। अगर आप एक टांग पे 10 सेकंड से कम खड़े हो पा रहे हैं, तो आपके अंदर फॉल का रिस्क ज़्यादा है। और अगर आप अदरवाइज़ हेल्दी पर्सन हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं नहीं गिरूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको करना है तो किसी सपोर्ट के साथ या किसी पर्सन को अपने पास खड़ा करके असिस्टेड ही करना है, अकेले नहीं करना है, बिकॉज अदरवाइज़ वो उस टाइम पे गिर के चोट लग सकती है। फिर अगर आप अदरवाइज़ कॉन्फिडेंट हैं, आप किसी को असिस्ट पास में रखिए, लेकिन आप कुर्सी को मत पकड़िए, वैसे एक टांग पे खड़े होकर देखिए।
तो सिंगल लेग स्टैंड टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपका बैलेंस गड़बड़ा रहा है। अगर आप आंखें खोल के खड़े हो पा रहे हैं तो फिर आंखें बंद करके खड़े होकर देखिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा बैलेंस हमारी आंखें बनाती हैं। आंखें बंद करेंगे तो आपका न्यूरोलॉजिकल कैसा सिस्टम है, प्रोप्रियोसेप्शन कैसा, उसके बारे में पता चलेगा। तो फिर भी अगर आप 10 सेकंड खड़े हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खड़े पा रहे तो बैलेंस बिगड़ रहा है। फिर उसके अलावा एक 4 स्टेप पैरों का बैलेंस होता है कि पहले अपने पैरों को ऐसे जोड़िए, देखिए 10 सेकंड खड़े हैं, इकट्ठे जोड़ के सीधे खड़े होना है, 10 सेकंड खड़े हैं। फिर अपने पैरों को ऐसे कर दीजिए, एक आगे पैर एक पीछे पैर, फिर देखिए 10 सेकंड खड़े हैं, फिर अपने पैर को आगे ले जाइए उसके बिल्कुल ऐसे टेंडम वॉक की तरह, फिर देखिए 10 सेकंड खड़े हैं कि नहीं, और वो भी हो गया तो फिर लास्ट में एक पैर पे आ जाइए, फिर देखिए 10 सेकंड। इसमें अगर ये सुनने में आसान लगता है लेकिन इसको बिल्कुल भी बिना असिस्टेंस के मत कीजिएगा, बिकॉज बहुत बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने का खतरा रहता है। तो पता चला इस टेस्ट को करते करते फॉल हो गया और फिर उसके बाद कुछ नुकसान हो गया, जीरियाट्रिशियन के पास आ जाएं, बिकॉज फिर हम आपको बताएंगे बैलेंस ट्रेनिंग, बताएंगे बैलेंस कैसे अपना इम्प्रूव करना है, मसल स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है। लोअर लिम्स में हम पहले देखेंगे कौन सी मसल्स ज़्यादा वीक हैं। ऑब्वियसली ये थाई की जो मसल्स होती हैं, हमारी काफ की जो मसल्स हैं, ये वीक हो जाती हैं, तो फिर हम इसकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ बताते हैं एज एप्रोप्रिएट। और इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो साइंस प्रूवन है कि इम्प्रूवमेंट इज़ पॉसिबल एट एवरी एज। तो हमने 90 इयर्स के पर्सन्स में भी मसल स्ट्रेंथनिंग की है और मसल स्ट्रेंथन हुई है। यस तो कोई एज बार नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि अगर आप ये कह हम दीजिए बूढ़े हो गए जी, अब हम नहीं होगा। 80 साल की उम्र हो गई है जी, अब तो हम क्या करेंगे मसल वसल स्ट्रेंथन करके, कोई बात नहीं, लाठी लेके चल लेंगे, एक बच्चा पकड़ के चल लेगा, तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ही ये बात 100% मानी गई है कि अगर आप एक पर्सन को 2 चॉइसेस दें, एक चॉइस कि आप 100 साल तक ज़िंदगी जिएंगे और दूसरी चॉइस कि आप इंडिपेंडेंट जिएंगे, भले ही आप 80 साल जिए, तो ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंस को चूज़ करते हैं। कोई डिपेंडेंट होके 100 साल नहीं जीना चाहता। कोई नहीं चाहता कि मैं बेड पे पड़ा हूँ, भले ही मेरे 100 साल ज़िंदगी हो गई और मैं बेड पे पड़ा हूँ, वैसा कोई नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट भी चलते फिरते। मैं तो पंजाब से हूँ, पंजाब में तो ये कहावत है कि भाई चलता फिरता ही भगवान ले जाए, हर जगह ऐसा ये कहते चलता हैं। जी, फिरता ही ले जाए। जी, जी। अब ये जो इस तरह की जो चलते फिरते वाली, वो चलते फिरते आपको तभी रहेंगे आप अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे। क्योंकि आपका हो सकता है आप कोई बीपी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपकी मसल वीक हो रही है, अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, अगर आपकी कोग्निशन वीक हो रही है, कोग्निशन से फॉल बहुत होता है, डिप्रेशन से फॉल बहुत होता है, तो अगर ये चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं तो इनका असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके। और अब हम लोग बात करेंगे जरा ये मसल्स लॉस की, क्योंकि बुजुर्गों में भी बहुत है और अब तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स भले ही जिम जा रहे हैं लेकिन उन्होंने बल्कि बॉडी भी बना ली है, लेकिन बहुत सारे बहुत कमज़ोर भी होते हैं। तो ये जो मसल्स है उसमें अचानक से ना बहुत वीकनेस लगने लग जाती है। एक टेस्ट भी आता है, आप लोग एक स्टील का कुछ देते हैं जिसको कहते हैं दबा के दिखाओ, और वो 14% 15% एक ग्रिप की टेस्ट होती है। ये कैसे जो है कोई भी बुज़ुर्ग जो है या 50+ वाले, हम लोग अब बुज़ुर्ग को 50+ वाला कह रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में या फिर कैसे सीनियर्स मैं समझ रही हूँ कि हम लोग भी उसी एज की तरफ जा रहे हैं तो वो पहले जैसी एक्टिव नहीं रही बॉडी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह के बड़े सवाल हैं लोगों के। उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, और मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए 5 चीज़ें बताइए। हालांकि इसको बहुत कम लोग समझते हैं, पर मसल लॉस अब सार्कोपीनिया एक बीमारी है और मसल की 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला तो है मसल की स्ट्रेंथ, जिसे नापना भी सबसे आसान है। आप बता रहे हैं वो डायनेमोमीटर होता है, जामर डायनेमोमीटर है, उसको दबा के देख लिए। ग्रिप स्ट्रेंथ मतलब ग्रिप स्ट्रेंथ उसका एक अच्छा एक मतलब तरीका है, पैरामीटर है जो बता देता है कि मसल की स्ट्रेंथ कैसी है। लेकिन उससे फिर अगली बात आती है, वो है मसल का मास कैसा है, मसल की क्वालिटी कैसी है।
अब आपने जैसे कहा जी जिम तो जा रहे हैं बच्चे, बॉडी बूडी बड़ी तगड़ी बना रखी है, लेकिन मसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मसल की क्वालिटी माइक्रो लेवल पे चेक होती है, लेकिन उसको असेस करना भी बहुत मुश्किल है। और फिर आ गया मसल का फंक्शन। फंक्शन मतलब अब मैं कोई गिलास उठाना है या कुछ उठाना है, जब मान लीजिए कि भाई मैंने पहले मैं बाज़ार से 10 किलो का झोला उठा के आराम से जो है सामान चल लेके लेता आ जाता था। था, आज नहीं चला जाता। तो इसका बहुत मतलब बहुत बड़ी शिकायत है बहुत ये। बड़ी शिकायत है कि अब भाई हमसे वज़न नहीं उठाया जाता। तो ये वज़न नहीं उठाया जा रहा है, इसका मतलब मसल आपकी कमज़ोर हो रही है। तो उसको मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आप आजकल तो देखिए अब तो ओपन जिम्स भी हैं हर जगह पे, सब जगह पे बनी रही हैं, पर आप बॉडी वेट्स के साथ ही आप शुरू करें। आई थिंक सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका आधे घंटे का ब्रिस्क वॉक। तेज चलिए। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है, कोई लंग्स की डिसीज़ नहीं है जिसमें आपको डॉक्टर ने मना किया है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आधा घंटा तेज़ चलिए। तेज़ चलने का मतलब ये है कि जब मैं तेज़ चल रहा हूँ तो मेरे को पसीना आना चाहिए, मेरी सांस फूलनी चाहिए। मैं किसी दूसरे बंदे के साथ बात करता हुआ नहीं चलना चाहिए कि अगर मैं बात करते हुए आराम से चल रहा हूँ इसका मतलब मैं ब्रिस्क वॉकिंग कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। ब्रिस्क वॉक बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो है न्यूट्रिशन। प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एल्डरलीज़ के लिए कि उनका प्रोटीन का लेवल अच्छा होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी डिस्कशंस हैं, लेकिन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तो लेना ही है। रिकमेंडेशंस तो 1.2 और 1.5 ग्राम भी कहती हैं, लेकिन 1 ग्राम तो बहुत ज़रूरी तो है। क्या खाएं प्रोटीन सो के लिए? प्रोटीन के जब 1 ग्राम लेना है तो मतलब आप ये मान के चलिए कि एक 60-70 केजी के पर्सन की बात करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं अपने हॉस्पिटल में। न्यूट्रिशनल असेसमेंट करके हमने देखा है, और हम लोग उसमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट में 24 आवर प्रोटीन इनटेक भी देखते हैं कि 24 घंटे में ये प्रोटीन कितना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मसल लॉस है तो वी हैव टू रेकमेंड। जब हम उसके प्रोटीन का इंटेक देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों में प्रोटीन का इंटेक 30 से 40 ग्राम के आसपास आता है। 30 बेसलाइन मान सकते हैं हम लोग। 30 अगर बेसलाइन है तो उसके बाद अब हमारा टारगेट ये है कि भाई अगर ये 60 किलो का है तो इसे 30 ग्राम प्रोटीन और देना है किसी तरीके से। तो अगर तो पर्सन नॉनवेज खाता है तो एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप 2 अंडे खा लीजिए, एक अंडा आपको जो है 6 से 7 ग्राम प्रोटीन आपको दे देता है, एक अंडा। तो 2 अंडे आप खा लीजिए तो 12-13 ग्राम तो आपने वहाँ से ले लिया, है ना। ये बिल्कुल एक तरीके से वो क्रिकेट खेलने जैसा होता है कि रन स्कोर आपने यहाँ वहाँ से इकट्ठा करना है। तो 2 अंडे से आपने प्रोटीन ले लिया। फिर उसके बाद सत्तू जो है, सत्तू इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो सत्तू को चाहे छाछ में मिला के, पानी में घोल के, अब लोग तो रोटी में भी डाल के खा लेते हैं, वैसा कर लीजिए। उसके अलावा जो आपका सोयाबीन चंक्स होते हैं, इवन नट्स हैं बहुत सारे जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं। पनीर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो पनीर को खा सकते हैं। मैं अपना प्रोटीन का लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा तो फिर उसके बाद आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत कॉस्टली होते हैं, तो सिर्फ अफोर्डिंग पर्सन है वो ले सकता है। बाकी एनिमल प्रोटीन्स आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तो आपने पहला अपना जो है वो ब्रिस्क वॉकिंग कर ली, न्यूट्रिशनल ऐड कर लिया। थर्ड इज़ मसल स्ट्रेंथनिंग। तो मसल स्ट्रेंथनिंग में अगर आप एल्डरली एज्ड पर्सन है तो जस्ट दीवार से हाथ लगा के पुशअप्स, वॉल के साथ पुशअप्स, एंड कोशिश करें सिटअप्स का। अगर आप नहीं इससे कर पा रहे, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारों को तो ऑस्टियोपोरोसिस भी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। रहेगा तो फिर आप जो है चेयर लेके कर लीजिए, नहीं तो आप चेयर पे बैठ के कर लीजिए, है ना। और उस हिसाब से आप उसको जो है फिजिकल एक्टिविटी को करके किसी तरीके से मसल स्ट्रेंथनिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम लोग वेट्स के साथ भी बताते हैं। नहीं तो हम कहते हैं कि जी वेट्स आते हैं आजकल, वेट बैंड्स आते हैं, आधा आधा किलो के बैंड आप अपने हाथ पे बांध लीजिए, और जब आप पैरों पे भी और हाथ पे भी, तो मतलब आपने 2 किलो हाथों पैरों पे बांध लिया। बैंड्स अलग अलग विड्थ के आते हैं, और फिर उसके साथ चलिए। तो जब आप उसके साथ, क्योंकि वेट पहन के चल रहे हैं तो मसल्स भी उसमें स्ट्रेंथन होंगी आपकी। एंड नहीं तो फिर आप वेट्स को वैसे यूज़ कर लीजिए, जैसे वेट्स को 1 केजी का वेट ले लिया डंबल्स का, और डंबल्स को यूज़ कर लीजिए। लेकिन इस तरह के काम मतलब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है,
विद फिजिकल एक्टिविटी है, एंड अगर आप इसको कंटिन्यूस करते जा रहे हैं तो यू कैन गेन अ गुड अमाउंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ। तो ये बुजुर्गों की जो नींद की समस्या है, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है उससे परेशानी उन्हें होती है, हर कोई मेरे को नींद नहीं आती और दवा दे दो, उससे कैसे निपटें? और 5 ऐसे एक्सरसाइज या ऐसे चीज़ें बताइए कि जिसको वो बुजुर्ग करें और बिल्कुल सो जाएं आराम से, चैन की नींद। पहले तो आपका कमरा एकदम शांत होना चाहिए, लाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्लीप हाइजीन इसको कहते हैं, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि एग्जैक्ट टाइम पे सोएं, कोशिश कीजिए कि उतने टाइम पे सोने की। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम 1 घंटा पहले खाना भी खा लेना चाहिए और सोशल मीडिया से भी दूर हो जाना चाहिए। हमारे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं वो ये है कि जी सोचते हैं एल्डर्स कि ये यूट्यूब देखते देखते नींद आ जाएगी, या रील्स देखते देखते नींद आ जाएगी, लेकिन जब तक आपका अटेंशन उधर है फ़ोन की तरफ, तो तब तक आपका जो है नींद के चांसेस बहुत कम है। फिर तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसी फ़ोन में आप अगर टाइम देखना या कुछ भी है तो उसमें मत देखिए, क्योंकि रात में बाई चांस आपकी नींद खुल गई और आपने उसी फ़ोन में टाइम देखा है, तो उसके बाद फिर आपका फिर नींद ख़राब हो जाएगी। चौथा, अगर आपका कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वो यूरिन आएगा रात में, यूरिन को उठ के जाएंगे, वो प्रॉब्लम करेगा। मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो प्रोस्टेट यूरिन आएगा रात में, तो आप जो है उठ के जाएंगे, अब उठ के जाएंगे वापस आएंगे तो उसमें फिर आपका जो है नींद डिस्टर्ब होगी। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मेडिटेशन, योग, इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी लाइफ में ताकि रिलैक्स रहें। एल्डर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उम्र के बढ़ते बढ़ते उनके अंदर ये घबराहट, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे अच्छी चीज़ ये है कि उनके अंदर इसके साथ कोप अप करने की ताकत भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना कुछ देख चुके होते हैं। तो इसीलिए अगर कहते हैं कि जी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो रेजिलियंस जिसे कहते हैं, रेजिलियंस का मतलब होता है कमिंग बैक टू ओरिजिनल नॉर्मल फॉर्म में आना, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी उसके चांसेस हैं, तो इसलिए बेटर है कि मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाएं ताकि वो एक रिलैक्स नींद ले सकें। डॉक्टर साहब, एक जो बुजुर्गों में बड़ी परेशानी देखी गई है, अकेलापन। सबके बीच में है लेकिन वो अकेला महसूस करते हैं, जबकि पूरी फैमिली साथ बैठी है। वो चाहते हैं कि बस किसी तरह से हट जाएं वहाँ से और अकेले कमरे में जाके बैठ जाएं। ये जो डिप्रेशन, मुझे लगता है वो डिप्रेशन आप बताएंगे उसको, ये क्या है और इससे कैसे वो निपट सकते हैं, या परिवार वाले ऐसा क्या करें कि उन्हें वो अकेलापन ना लगे और डिप्रेशन ना लगे वो? लोनलीनेस को सबसे पहले तो इन एल्डर्स के अंदर आपने उनको इनकरेज करना है, उनकी जो हॉबीज़ हैं उसको वो कर सकें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एल्डर्स आते हैं, जैसे फीमेल आती हैं जो कह रही हैं कि मुझे निटिंग का बड़ा शौक़ था तो मैं उसको करना चाहती हूँ। किसी को ड्राइंग का हो सकता है, म्यूज़िक का हो सकता है, डांस का हो सकता है। तो उनको उस हॉबी को परस्यू करने में आप उनकी हेल्प करें, ना कि उनको ये बोलें कि अब बुज़ुर्ग हो गए हो और आप ये क्या करोगे, आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एजिज़म। एजिस्ट होने का मतलब ये होता है कि जब आप सिर्फ एक इंसान की उम्र देख के उसको बहुत सारी चीज़ों की रोका टोकी कर रहे हो, तो वो भी नहीं करना है। आपने उनको एनकरेज करना है कि आपका जो भी मन कर रहा है आप उसको कीजिए। हाँ, अगर उनका मन सिर्फ और सिर्फ टीवी देखने का, यूट्यूब देखने का, तो उसमें आप उनको कह सकते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपके ब्रेन को डल करेगा। फिर अब न्यूअर कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कम्युनिटीज़ डेवलप करना एल्डर्स की। आज की डेट में आइसोलेशन एंड लोनलीनेस का एक रीज़न ये भी है कि वो सच में आइसोलेटेड एंड लोनली हैं। बच्चे बाहर चले गए हैं, पेरेंट अपना घर छोड़ना नहीं चाहते, अपना देश नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो यहाँ रुके हुए हैं और किसी से बातचीत हो नहीं पा रही है। तो अगर उनकी एक कम्युनिटी डेवलप हो, कम्युनिटी, अब हमारे यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन है जो मिल के बैठ के कभी कोई गेम खेल रहे हैं, कभी जो है जी उन्होंने कोई पार्टी रख ली है। डांसिंग, आई हैव सीन डांसिंग 85, 90s
एल्डरली लेडीज़ हैं और डांस कर रहे हैं और काफ़ी वीडियो भी वायरल होती हैं। वीडियोज़ वायरल होती जी, हैं उनकी। जी। तो उस तरह की कम्युनिटीज़ को डेवलप करना ज़रूरी है ताकि वो उससे उन चीज़ों से बाहर निकलें। क्योंकि अगर आपने उनको उनकी हॉबीज़ से कट कर दिया, कम्युनिटी से कट कर दिया, फैमिली से तो कट हो ही रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं, तो उसके बाद चांसेस ज़्यादा है कि वो और ज़्यादा उसमें जो है डीप जाते जाएं और उनकी परेशानी बढ़ती जाए। तो 5 चीज़ें ऐसी कुछ बता सकते हैं क्या कि जिससे उनका डिप्रेशन कम किया जा सके? इन हॉबीज़ के अलावा कोई कुकिंग कर रहा हो, कोई बाहर घूमने का शौकीन हो, इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे बुज़ुर्गों को करना चाहिए। लेकिन अब आखिरी सवाल जो डॉक्टर साहब को मुझे लगता है कि थोड़ा-सा परेशान कर देगी मेरा ये सवाल, कि कौन-कौन सी सावधानियाँ वो बरतें कि वो हेल्दी लाइफ जी सकें? ये 5 बताइए या 7 बताइए, लेकिन ये बताइए कि हमारे बुज़ुर्ग, जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, वो सभी इसको अपनाएँ ही अपनाएँ, जिससे कि वो बुज़ुर्ग जो उनके घर के हैं, वो अपने आप को अकेला, डिप्रेस्ड और वो जो भागने की कोशिश करते हैं ना भीड़ में से, वो ना करें। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट तो आधा घंटा चलना, 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, उससे अच्छा और कुछ नहीं है। आज न्यूअर रिसर्च है जो बताती है कि अगर 7000 स्टेप्स भी आप एक डे में चल लेते हैं, ये तो जवानों के लिए, बुज़ुर्ग इतना कहाँ चल पाएगा? बुजुर्गों में भी चल लेंगे? आप 7000 स्टेप्स तो आप कोशिश कीजिए। मतलब जो भी हेल्दी पर्सन है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चलना ही डिफ़िकल्ट है, तो उनके लिए दूसरी चीज़ है। बट ऑन एन एवरेज एक जनरल पॉपुलेशन के लिए ये है कि भाई आप पहली चीज़ तो आप हेल्दी रहने के लिए आप फिज़िकली एक्टिव रहिए। दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसको बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी लाइफ में। एंड कार्ब्स को जितना कंट्रोल कर सकते हैं, कार्ब्स मतलब जितना चपाती एंड चावल को कम कर सकते हैं उतना आप उतना बेटर है। और प्रोटीन को आप अपने डाइट में अच्छे से इनकॉर्पोरेट कीजिए। कोशिश कीजिए कि प्रोटीन आप न्यूट्रिशन मतलब खाने से ही, नेचुरल सोर्सेज से ही ले लें। तो एग ले लीजिए, चिकन ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए, सत्तू ले लीजिए, इन चीज़ों से। एंड दालें हो गई, दालें ले लीजिए। और कोशिश कीजिए कि हर खाने में, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आप किसी तरीके से लें। इसको इनकॉर्पोरेट ज़रूर कीजिए। फिर चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका कोग्निटिव एक्टिविटीज़। कोग्निटिव एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। आप सुडोको, क्रॉसवर्ड्स और ये सब चीज़ों को आप ज़रूर कीजिए, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। नहीं, लेकिन ये एक्टिविटीज़ हर कोई नहीं कर सकता। ये तो आप शहरी लोगों के लिए बता रहे हैं और हमें तो गाँव वाली महिलाएं भी देख रही हैं। गाँव की महिलाओं को फिर ये है कि आप श्लोक याद कीजिए, कुछ संस्कृत, कोई नई लैंग्वेज सीख लीजिए, संस्कृत सीख लीजिए, हिंदी सीख लीजिए, कोई पूजा पाठ करती है पूजा तो पाठ कीर्तन करिए। सीख लीजिए। लेकिन उसको मेमोराइज करके, याद करके, पढ़ के नहीं, उसको याद कीजिए। और याद करके फिर उसके अर्थ को, मतलब उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि वो ब्रेन की एक्टिविटी हो जाएगी। फिर फोर्थ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन्स ज़रूर लगवाएं। अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। 3 वैक्सीन तो मस्ट वैक्सीन है, मतलब जो हर किसी को लगनी चाहिए। इन्फ्लुएंजा की, निमोनिया की और तीसरी शिंगल्स जो हर्पीज़ जोस्टर की। ये तो मस्ट है, जो हर किसी को लेनी है। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, रिस्क टू रिस्क वेरी करता है, किसको कौन सी वैक्सीन लेनी है। ठीक है जी। एंड 5वां सबसे इम्पोर्टेंट वो है रिलैक्स रहें, मेडिटेट करें एंड जितना हो सके अपने आप को रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाएं। अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड योर प्रेजेंट, कि मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, ये मेरी लिमिटेशंस हैं और अब मुझे ये काम करना है और उसके लिए मेरे को फिज़िकली हेल्दी रहना है या जो भी चीज़ें हैं, तो अपने आप को रिलैक्स रख के, मेडिटेट करके और उस हिसाब से अपने आप को स्टेबलाइज करके आगे बढ़ना है। सो अगर अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी है, न्यूट्रिशन अच्छा है, कोग्निटिव एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, वैक्सीनेटेड हैं और रिलैक्स्ड हैं, तो वो बहुत लंबी हेल्दी लाइफ जिएंगे विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ का हर बुजुर्ग जो है वो फौजा सिंह हो पाएगा, ये मैं हर समझूं? यस। हाँ, तो अगर आप
और अपने परिवार के बुज़ुर्गों को, आप जो ये भाग जाते हैं ना ये कह के कि यार बहुत तंग करते हैं, कुछ करते नहीं, अकेले पड़े रहते हैं, इससे बचिए मत। उनके साथ इन्वॉल्व होइए। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं, जो बुज़ुर्गों के लिए स्पेशल डॉक्टर भी हैं, आपको ये पता होना चाहिए, वहाँ जाएं। हर हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि अब जेरियाट्रिक के डिपार्टमेंट खुल चुका है, तो वहाँ जाएं, वहाँ से उनका ट्रीटमेंट कराएं, उनको समझने की कोशिश करें। और ऐसे ही और सवाल अगर आपके मन में आ रहे हों बुज़ुर्गों से रिलेटेड, तो डॉक्टर साहब को हम फिर बुलाएंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर हमसे सवाल करें और देखते रहिए द हेल्थ साइट। और डॉक्टर साहब को धन्यवाद करना ना भूलें बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।